उच्च पद तक पहुंचने से लेकर चुनाव जीतने तक, और फिर उन हालातों को भी देखेंगे जिनमें उन्हें पद से हटाया जा सकता है। हाँ, तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं कि भारत का राष्ट्रपति, जो देश का पहला नागरिक है, राष्ट्र का प्रमुख है, वो असल में कितना शक्तिशाली है। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। अनुच्छेद 52 सिर्फ इतना कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एक बहुत ही सीधी लाइन, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि भारत एक गणतंत्र है, एक रिपब्लिक। हमारा राष्ट्र प्रमुख कोई राजा या रानी नहीं, बल्कि एक चुना हुआ व्यक्ति होगा। अच्छा। ये पद एक तरह से देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प विरोधाभास आता है ना? अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की सारी कार्यकारी शक्ति, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर, राष्ट्रपति में होगी। हाँ, ये सुनने में तो लगता है कि सारे फैसले वही लेंगे। तो फिर हम उन्हें औपचारिक प्रमुख या नॉमिनल हेड क्यों कहते हैं? और यही हमारे संविधान की खूबसूरती है। शक्ति राष्ट्रपति में निहित तो है, पर वो उस शक्ति का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं। अच्छा। मतलब सरकार चलाने की असली जिम्मेदारी और जवाबदेही उस सरकार की है जिसे जनता सीधे चुनती है, यानी प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। तो ये शक्तियों का एक जानबूझकर किया गया बंटवारा है। बिल्कुल। सारे सरकारी आदेश, कानून, सब कुछ राष्ट्रपति के नाम से जारी होते हैं, लेकिन फैसला प्रधानमंत्री की कैबिनेट का होता है। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि राष्ट्रपति वो मुहर हैं जिसके बिना कोई सरकारी दस्तावेज मान्य नहीं होता। लेकिन मोहर कहाँ और कब लगेगी, ये प्रधानमंत्री तय करते हैं। सही कहा। इसी संतुलन से हमारा लोकतंत्र चलता है। तो ये तो हुई पद की दार्शनिक बुनियाद। अब आते हैं उस प्रक्रिया पर कि कोई इस पद तक पहुंचता कैसे है। जाहिर है, हम और आप तो सीधे वोट नहीं डालते। नहीं। तो अनुच्छेद 54 एक निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज की बात करता है। ये क्या है? हाँ, और ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में 3 तरह के लोग होते हैं: लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। जी। यहाँ चुने हुए सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर्स पर जोर देना बहुत जरूरी लगता है। बहुत जरूरी। इसका मतलब जो मनोनीत सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स, वो इस चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक सीधा सा लोकतांत्रिक सिद्धांत है। राष्ट्रपति का चुनाव उन लोगों को करना चाहिए जो सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि मनोनीत सदस्य जनता द्वारा नहीं चुने जाते, उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। ठीक है। इसी तरह राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य भी इसमें हिस्सा नहीं लेते। और ये संतुलन सिर्फ इस बात से नहीं बनता कि कौन वोट दे रहा है, बल्कि इस बात से भी बनता है कि हर वोट का वजन कितना है। अनुच्छेद 55 एक बहुत ही जटिल प्रणाली की बात करता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। हाँ, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मकसद है एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को राज्यों के स्तर पर लागू करना। हर विधायक के वोट का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होता है। अच्छा। इससे ये सुनिश्चित होता है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य और सिक्किम जैसे छोटे राज्य, दोनों की आवाज राष्ट्रपति चुनाव में उनकी आबादी के अनुपात में सुनी जाए। ये एक जटिल गणितीय प्रक्रिया है, पर इसका दिल एक ही है, फेडरल बैलेंस। ताकि राष्ट्रपति सिर्फ केंद्र का नहीं, बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधि हो। बिल्कुल। तो ठीक है, चुनाव हो गया। एक बार जब कोई इस कठिन प्रक्रिया से चुन लिया जाता है, तो ये पद उनके पास कितने समय के लिए रहता है? अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, एक निश्चित कार्यकाल। लेकिन वो चाहें तो पहले इस्तीफा दे सकते हैं। हाँ, कार्यकाल पूरा होने से पहले वो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। और क्या कोई व्यक्ति दोबारा इस पद के लिए चुना जा सकता है, जैसे अमेरिका में 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकते? हमारे संविधान में ऐसी कोई सीमा नहीं है। अनुच्छेद 57 साफ कहता है कि एक व्यक्ति कितनी भी बार पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है। इसका कोई उदाहरण है हमारे यहाँ? हाँ, हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो 2 बार इस पद के लिए चुने गए थे, 1952 और 1957 में। ठीक है, अब आते हैं योग्यताओं पर। कौन व्यक्ति है जो इस पद के लिए खड़ा हो सकता है? अनुच्छेद 58 3 बहुत स्पष्ट शर्तें रखता है। जी, पहली, वो भारत का नागरिक हो। दूसरी, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो,
और तीसरी, वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। 35 साल की उम्र और भारत का नागरिक होना, ये तो समझ आता है। लेकिन ये तीसरी शर्त कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये थोड़ी दिलचस्प है। इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्हें सांसद होना जरूरी है। नहीं, इसका मकसद ये नहीं है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है वो उन सभी बुनियादी योग्यताओं को पूरा करता हो जो एक सांसद के लिए जरूरी हैं। जैसे कि वो दिवालिया न हो। हाँ, यह किसी गंभीर आपराधिक मामले में दोषी न हो। ये एक तरह का फिटनेस टेस्ट है। और साथ ही अनुच्छेद 59 ये भी कहता है कि राष्ट्रपति कोई और लाभ का पद नहीं रख सकते। बिल्कुल, अगर कोई सांसद या विधायक राष्ट्रपति बनता है तो शपथ लेते ही उसकी सीट अपने आप खाली मान ली जाती है। ये बहुत जरूरी है ताकि वो निष्पक्ष होकर काम कर सकें। अब मान लीजिए कोई योग्य व्यक्ति चुनाव जीत गया, तो पद संभालने से पहले की सबसे महत्वपूर्ण रस्म क्या है? वो है शपथ। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेनी होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जी, और अगर वो मौजूद न हो तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज ये जिम्मेदारी निभाते हैं। और ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, एक संवैधानिक वचन है। इस शपथ में वो क्या वादा करते हैं? वो 3 बड़े वादे करते हैं: संविधान और कानून का संरक्षण करने का, और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में लगे रहने का। ये शपथ ही उनके पद की नैतिक शक्ति का स्रोत है। लेकिन क्या होगा अगर राष्ट्रपति खुद अपने इस वादे को तोड़ दे? अगर वो संविधान का ही उल्लंघन कर बैठे? लोकतंत्र में कोई भी पद निरंकुश तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर हमारे संविधान का सबसे शक्तिशाली और सबसे दुर्लभ इस्तेमाल होने वाला हथियार सामने आता है। अनुच्छेद 61 यानी महाभियोग या इम्पीचमेंट। महाभियोग, ये शब्द सुनने में ही बहुत भारी लगता है। इसकी प्रक्रिया क्या है और ये इतनी मुश्किल क्यों बनाई गई है? और ये प्रक्रिया जानबूझकर इतनी मुश्किल बनाई गई है। सोचिए, आप देश के सर्वोच्च पद को हटाने की बात कर रहे हैं। अगर प्रक्रिया आसान होती तो कोई भी सरकार राजनीतिक फायदे के लिए इसका गलत इस्तेमाल कर सकती थी। सही बात है। तो ये शुरू कैसे होती है? इसे संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी एक सदस्य खड़ा होकर प्रस्ताव ले आए। तो फिर जिस भी सदन में इसे शुरू करना है, पहले उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों को एक लिखित नोटिस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। अच्छा। और ये नोटिस राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दिया जाता है ताकि उन्हें अपना बचाव तैयार करने का मौका मिले। और उस 14 दिन के नोटिस के बाद? उसके बाद उस सदन में प्रस्ताव पर बहस होती है और उसे पास करने के लिए साधारण बहुमत नहीं बल्कि विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत मतलब सदन की कुल संख्या का बहुमत और साथ ही उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। ये पार करना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए एक सदन से प्रस्ताव पास हो गया, तो क्या राष्ट्रपति को तुरंत हटना पड़ता है? नहीं, इसके बाद मामला दूसरे सदन में जाता है जो एक जांच समिति की तरह काम करता है। वो सदन आरोपों की जांच करता है और राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। बिल्कुल। इस जांच के दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अपने वकील के जरिए या खुद पेश होकर पूरा अधिकार होता है। और अगर जांच के बाद दूसरा सदन भी आरोपों को सही पाता है? अगर दूसरा सदन भी जांच के बाद उसी विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है, तो जिस पल वो प्रस्ताव पारित होता है उसी पल से राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। क्या भारत में ऐसा कभी हुआ है? नहीं। ये जानना दिलचस्प है कि भारत के इतिहास में आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। ये वाकई एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच है। तो आखिरी सवाल पर आते हैं। अगर किसी वजह से, जैसे मृत्यु, इस्तीफा या महाभियोग, राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए, तो देश कौन चलाएगा? हमारे संविधान निर्माताओं ने इस स्थिति की भी कल्पना की थी। अनुच्छेद 62 साफ कहता है कि ऐसी किसी भी स्थिति में 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य है। और उन 6 महीनों के लिए देश का प्रमुख कौन होगा? उस दौरान भारत के उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। वो राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि देश का शीर्ष पद एक दिन के लिए भी खाली ना रहे। आना बाना बुनता है। और शुरुआत करेंगे उपराष्ट्रपति के पद से, जो अक्सर नजरों से ओझल रहता है, लेकिन इस पूरी मशीनरी का एक बेहद जरूरी पुर्जा है। बिल्कुल। तो चलिए इस ताने बाने को एक एक करके परत दर परत खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी मशीनरी आखिर काम कैसे करती है। तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 63 से। ये बहुत छोटा सा है,
बस इतना कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अभी सुनने में तो बहुत सामान्य सी बात लगती है ना? बिल्कुल। लेकिन ये पद एक बहुत बड़े मकसद के लिए बनाया गया है, शासन की निरंतरता। शासन की निरंतरता। हाँ, सोचिए अगर किसी भी वजह से, भगवान ना करे, राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए, जैसे मृत्यु या इस्तीफा या कोई और कारण, तो क्या होगा? देश का जो सर्वोच्च पद है वो एक पल के लिए भी खाली नहीं रह सकता। और वहीं पर मुझे लगता है उपराष्ट्रपति की भूमिका आती है। अनुच्छेद 65 यही कहता है कि ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति फौरन कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। मतलब वो सीधा राष्ट्रपति की कुर्सी संभाल लेते हैं, उनकी सारी शक्तियां, उनके सारे वेतन भत्ते उन्हें मिलते हैं, ताकि देश का काम एक सेकंड के लिए भी ना रुके। ये तो एक तरह का संवैधानिक सेफ्टी वॉल्व है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, सेफ्टी वॉल्व। लेकिन ये तो उनका सिर्फ एक काम है। यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि उपराष्ट्रपति सिर्फ एक वेटिंग पोजीशन में क्यों रहें? उन्हें कोई रोजमर्रा की कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी तो दी जानी चाहिए। और यहीं से आता है अनुच्छेद 64। हाँ, ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये जो शब्द है पदेन या एक्स ऑफिशियो, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? इसका बहुत सीधा सा मतलब है एक पद के कारण। यानी जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वो अपने आप, मतलब ऑटोमेटिकली, बिना किसी अलग चुनाव के राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। ये दोनों पद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो उनका मुख्य काम राज्यसभा की बैठकों को चलाना, वहां अनुशासन बनाए रखना, ये सब हो जाता है? जी, और बहस मुबाहिसों का संचालन करना। लेकिन इसमें जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो तो ये है कि वो उस सदन के सदस्य ही नहीं होते जिसकी वो अध्यक्षता कर रहे हैं। मतलब एक तरह से वो एक बाहरी व्यक्ति की तरह आकर सदन में रेफरी की भूमिका निभाते हैं। और यही तो इस डिजाइन की खूबसूरती है, क्योंकि वो किसी राज्य के या किसी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर वहां नहीं होते, तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्ष रहेंगे। और इसीलिए देखिए, उन्हें सामान्य वोटिंग में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। अच्छा, तो वो वोट नहीं करते? नहीं, वो अपना वोट तभी डालते हैं जब किसी मुद्दे पर वोट बराबर हो जाए, टाई हो जाए, जिसे निर्णायक मत या कास्टिंग वोट कहते हैं। अच्छा, तो राष्ट्रपति चुनाव में तो राज्यों के विधायक मतलब एमएलएस भी वोट करते हैं, पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं। अनुच्छेद 66 कहता है कि इनके चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डालते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि उपराष्ट्रपति का चुनाव ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है। इसके पीछे क्या सोच रही होगी? राज्य दोनों शामिल हैं, इसीलिए उनके चुनाव में राज्यों की भागीदारी जरूरी समझी गई। वहीं उपराष्ट्रपति का जो मुख्य काम है वो केंद्र से जुड़ा है, जैसे राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में काम करना। बिल्कुल, और राज्यसभा की अध्यक्षता करना। तो इसीलिए उनके चुनाव की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय विधायिका यानी संसद को दी गई। ये तो बहुत तार्किक बात है। और उन्हें हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी राष्ट्रपति के महाभियोग से काफी अलग है। अनुच्छेद 67 के मुताबिक उन्हें हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही शुरू हो सकता है। हाँ, और ये बात उन्हें सीधे सीधे उस सदन के प्रति जवाबदेह बनाती है जिसकी वो अध्यक्षता करते हैं। अगर राज्यसभा अपने तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पास कर दें और लोकसभा उस पर सिर्फ अपनी सहमति जता दें, तो उन्हें पद छोड़ना पड़ता है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग के मुकाबले ये प्रक्रिया तो कहीं ज्यादा सरल हुई है ना, जहां 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा सरल। बिल्कुल। तो हमने ये तो समझ लिया कि उपराष्ट्रपति का पद व्यवस्था को सुचारू रखने और राज्यसभा के संचालन के लिए कितना जरूरी है। आर्टिकल 68 ये पक्का करता है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद किसी भी वजह से खाली हो जाता है तो चुनाव जितनी जल्दी हो सके कराए जाएंगे। मकसद ये है कि ये जरूरी संवैधानिक पद ज्यादा दिन तक खाली न रहे। लेकिन जरा एक बहुत ही, कह सकते हैं, मुश्किल सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए देश में न तो राष्ट्रपति है और न ही उपराष्ट्रपति, दोनों ही पद एक साथ खाली हो गए। तब क्या होगा? तब देश कौन चलाएगा? हमारे संविधान निर्माताओं ने ये भी सोचा था। आर्टिकल 70 में इसका भी इंतजाम है। ये संसद को पावर देता है कि वो ऐसी किसी भी इमरजेंसी के लिए कानून बना सकती है और तय कर सकती है कि राष्ट्रपति के काम कौन संभालेगा। ये शासन की निरंतरता का अल्टीमेट सेफ्टी नेट है। और एक आखिरी सेफ्टी गार्ड, आर्टिकल 71, ये कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा कोई भी झगड़ा या विवाद होगा तो उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही आखिरी और सबको मानना होगा।
तो सोचिए, एक तरफ देश के लिए सबसे बड़ा बैकअप प्लान और दूसरी तरफ संसद के एक अहम सदन का संचालक। ये दोहरी जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति के पद को हमारी पूरी शासन व्यवस्था में कितना ज्यादा अहम बना देती है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।